ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 5 अगस्त का दिन और आज की अगर बात करें तो एक्सपायरी का दिन था और फ्लैट ट्रेंड मार्केट में देखने के लिए मिला। अब बहुत से लोगों के लिए एक आज अच्छा दिन भी रहा और बहुत से लोगों के लिए ख़राब दिन भी रहा और उसका मेजर ये रीज़न है कि तेज़ी तो ज़रूर हुई है निफ्टी के अंदर में, बट अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर में कल की तरह आज भी डिक्लाइन ही देखने के लिए मिला। कल भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग 1:3 का था और आज भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 का था। तो इससे काफ़ी सारे कंसर्न्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और लोगों को इसकी चिंता भी हो रही है। और मैंने कल भी ये ट्रेंड थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऐसा जो सिचुएशन बन रही है जो मार्केट के अंदर में, ये डेफिनेटली एक जो रोटेशन है वो देखने मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, लोगों ने अंधाधुंध पैसा बनाया है। स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि सारे के सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से 5-5 गुना एक साल के अंदर में होते हुए दिखाई दिए। तो ऐसा बहुत ही अनयूजुअल होता है और लगभग मैं देखूं तो सारे स्टॉक्स देखा जाए तो मार्केट के अंदर में एक अच्छे खासे हायर लेवल्स पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट देखा निफ्टी का 15,950 के बाद और 2 दिन जम के तेज़ी हुई और कल की तेज़ी में डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप का हाथ था और आज की अगर तेज़ी देखी जाए तो आज भी सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप का हाथ था। कल हमने जो डिस्कस किया था कि किन स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी हो सकती है, लगभग 19 स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी हुई और जिन स्टॉक्स को हमने अवॉइड का व्यू लिया उनके अंदर में कुछ खास हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। तो जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही निफ्टी 50 के अंदर में हमें मार्केट देखने मिला। तो कोई बहुत अनयूजुअल था ऐसा नहीं है। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट डेफिनेटली ज़्यादा देखने मिल रही है। अब यहाँ पे लोगों का कंसर्न ये है कि अगर यहाँ से निफ्टी ज़्यादा गिरता है तो मिड कैप स्मॉल कैप और ज़्यादा टूटेंगे। तो मुझे लगता है ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डर की बात मतलब इसमें कोई क्वेश्चन की ही बात नहीं है। लेकिन हमने ये सब बहुत बार देखा है कि निफ्टी अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो लार्ज कैप स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया है। तो क्या यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिलेगी? तो देखिए डेफिनेटली हम जब ओवर स्ट्रेच्ड हैं अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कहाँ से एग्जिट लेना है, किन स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करना है, अब हमें बहुत ही अपनी क्लियर कट चॉइसेस बनानी पड़ेगी। हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते जिन स्टॉक्स के अंदर में फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जिसके अंदर में देखने मिली, जैसे आर पावर हो या रिलायंस अनिल अंबानी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर में बहुत शानदार तेज़ी देखने मिली। काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स जो लोअर लेवल से 2 रुपये के 10 रुपये हो गए या 2 रुपये के कई तो 20-20 25-25 रुपये भी हो गए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स के अंदर में लोगों की अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई हैं और हायर लेवल्स पे भी बनी हुई है और मैंने देखा है ऐसा होते हुए। और मुझे लगता है कि वो सारे लोग ही सबसे ज़्यादा फंसते हुए नज़र आएंगे रैदर दैन जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स लिए हैं। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स लिए हैं तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टाइमिंग जब एक वैल्यू एडजस्टमेंट होती है तो सारे स्टॉक्स ही चपेट में आते हैं, लेकिन जब वैल्यू एडजस्ट हो जाती है उसके बाद में वही स्टॉक्स चलेंगे जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, जिनके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, जिनमें ग्रोथ स्टोरी है, जो एक्चुअल कोविड के कारण कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिला और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अगर देखा जाए तो फोकस कर रहे हैं अपनी ग्रोथ पे, ना कि कोविड के चलते उनकी ग्रोथ पे। तो ये जो मैसेज है ये एकदम क्लियर है और मार्केट ने आपको ये मैसेज शायद लास्ट 2 दिन में दिया भी है और जिन्होंने ये मैसेज को सही से समझा है तो डेफिनेटली ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं वो लोग। और अगर देखा जाए तो मैंने भी ऑलरेडी यही एक चीज़ पे फोकस किया है थ्रू आउट माई जर्नी इन द स्टॉक मार्केट कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही फोकस करना है। मैंने डिटेल्ड रिसर्च सारी की सारी आपके साथ में शेयर करी है, काफ़ी सारे अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाए और उसके अंदर में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी रिसर्च ही आपके साथ शेयर करी है कि किन स्टॉक्स के अंदर में आपको बने रहना चाहिए और क्यों बने रहना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स दोनों के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनके साथ आपको रहना है और जो फंडामेंटली वीक हैं जिनके अंदर बैलेंस शीट्स में डेट ज़्यादा है या ओवर वैल्यूएशंस है तो उन स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना है। अब आप इमीडिएट भी कर सकते हैं, अब ये आपके चॉइस के ऊपर में क्योंकि लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये आप अपना जजमेंट आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपको किन स्टॉक्स को कहाँ निकालना है, किस तरीके से निकालना है, क्या आपको पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है, ये सारे कॉल्स आपको खुद लेने हैं। और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। मैंने प्रीवियसली ये भी कहा था कि कल जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर में कि 16,400 के आसपास से आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आज हमने 350 के तक की जर्नी देखी, लोअर लेवल्स में 16,210 देखा, तो हमने कल
16,200 से लेकर 16,400 तक की जर्नी हमने एक्सपेक्ट करी थी और वही देखने के लिए मिला। तो कुछ अनयूजुअल नहीं है, 300 के आसपास की क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली 16,300 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल डेफिनेटली दिखाई ही दिया था। तो मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो मैं अगर यहाँ पे क्लियर कट देखूँ तो एक आपको यहाँ डोजी दिखाई दे रही है, और दूसरा जो बैंक यहाँ तेज़ी का जो कारण था ये समझना ज़रूरी है। ये तेज़ी कहाँ से आई थी? ये तेज़ी आई थी बैंकिंग से, और इसको अब संभालने का काम कौन कर रहा है? इसको संभालने का काम कर रहा है मेटल्स, आईटी, और अगर देखें तो मिक्स सेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं रिलायंस, आईटीसी, इनने मार्केट को संभालने का बेड़ा उठाया। भारतीय एयरटेल ने भी आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, और हमने कल डिस्कशन भी किया था कि रिलायंस के अंदर में एक अच्छी तेज़ी हो सकती है, भारतीय एयरटेल डेफिनेटली पॉजिटिव है। और भी अगर बाकी सारे स्टॉक्स की बात करें, जैसे हमने आईटीसी में भी डिस्कशन किया था कि एक अपसाइड पुल बैक मिल सकता है, 204 का स्टॉप लॉस रखना है, और उसमें तेज़ी देखने मिली। तो जिनके अंदर में एक्सपेक्टेशन थी तेज़ी की वो डेफिनेटली देखने मिली, और जिनके अंदर में बुलिश नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम उनके अंदर में देखने नहीं मिला। अगर हम गिरने वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, कहाँ पे गिरावट ज़्यादा हुई है, तो अगर आज देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर ने या बैंकिंग स्टॉक्स ने जितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी उतनी ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ में पेश आए हैं। तो यहाँ पे ये जो कंसर्न है ये डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। हालांकि अगर देखें तो आज बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिरे, उसका मेजर रीज़न था आइडिया, कि आइडिया गोइंग कंसर्न रहेगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपोजर जो है लगभग अगर देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास का जो फिगर है आइडिया का, ये इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, और सिर्फ आइडिया का फेलियर बहुत बड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो आइडिया का एक्सपोजर बैंक्स पे अगर 11,000 करोड़ देखें तो 11,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का एक्सपोजर है। इसके बाद में 3,500 करोड़ का एक्सपोजर अगर देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट का है, इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट और एसबीआई दोनों में गिरावट देखने मिली। हालांकि एसबीआई में उतनी गिरावट देखने नहीं मिली जितना का एक्सपोजर है, और अभी ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा, बट सिर्फ ये बात है अपने अपने समझ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली गोइंग कंसर्न रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। तो मेरा ये कहना कि रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट एक आइडिया लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक अगर फेलियर होता है तो ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल वाइज बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। और यहाँ पे 2 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ किसके हैं? ये 2 लाख करोड़ हमारे ही हैं, चाहे वो हमने बैंक्स में डिपॉजिट किए हों या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू जो कलेक्ट किए हैं उनसे वो है। तो ये 2 लाख करोड़ का फिगर जो है ये काफ़ी बड़ा फिगर होने वाला है, इसलिए ये फेलियर पता नहीं इतना आसानी से होगा या नहीं होगा, डोंट नो, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर हो सकता है। इसलिए ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग स्टेट ज़रूर है, बट क्या इसके कारण पूरे मार्केट में करेक्शन आएगी? तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल डिस्काउंटेड ही नज़र आ रही हैं। और बैंकिंग अगर हम आइडिया के एक्सपोजर की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको, चाहे वो ग्रासिम हो या बिरला ग्रुप के स्टॉक्स हो, बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने मिलेगा ऐसा भी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि लगभग अगर उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से पैटर्न की बात करें तो मुझे लगता है अराउंड आप मान के चलिए 300 करोड़ शेयर्स हैं उनके पास में, और लगभग 6 रुपये की करंट प्राइस चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल उनका जो एक्सपोजर आ रहा है 3,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, क्योंकि 300 करोड़ के अलावा भी कुछ स्टेक्स अलग अलग कंपनीज़ में हैं। तो मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए 3,000 करोड़ का स्टेक आ रहा है। तो 3,000 करोड़ अब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है बैलेंस शीट के अंदर में उनके। हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर है 3,000 करोड़, बट उनके लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी मैसिव लॉसेस जो हैं आइडिया के अंदर में कर लिए हैं। तो ये 3,000 करोड़ का अब ये लॉस जो है ये फाइनल लॉस है, जो शायद अब इनके बैलेंस शीट के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, उनकी कंपनी के साइज़ के हिसाब से कोई मायने नहीं रखेगा। अब इनके लिए फ्रूटफुल यही है कि अपना स्टेक किसी को बेच दें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे छोड़ दें। बाकी बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं जो आते हुए दिखाई देंगे। खैर चलते हैं आगे और बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट कैसा रहने वाला है। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज हमने हाई लेवल से थोड़ा बहुत प्रेशर देखा। आज टोटली देखें तो साइडवेज ही रहा मार्केट, स्पेशली जो गिरावट है वो सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में देखने के लिए मिली है। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी? देखिए 2 दिन कंटिन्यूसली गिरावट हो चुकी है, और मेरे हिसाब से जनरली 2 दिन का करेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर थर्ड डे भी गिरता है तो फिर एक मैसिव ब्रेकडाउन आ सकता है, जो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूँ तो मुझे लगता है 2-2.5 दिन का करेक्शन ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम देखें लास्ट कुछ दिन से तो मेटल में 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बिकवाली हो रही थी, लेकिन आज वापस से पिकअप पकड़ते हुए नज़र आया, फिर से
टाटा स्टील एक अच्छी तेज़ी दिखाई, सेल ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई, JSW ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई। तो सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर में फिर से तेज़ी लौटते हुए आ रही है। तो वो सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप के लिए भी मेरा यही व्यू रह रहा है कि हमने डेफिनेटली गिरावट देखी है, लेकिन शायद कल इनिशियली या सेकेंड हाफ से वापस से आपको रिकवरी देखने के लिए मिल जाएगी। खैर आगे चलते हैं और निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं कि कल के निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो आज का क्लोजिंग लेवल बहुत ही फाइटिंग लेवल है 16,300, और सिंस डोजी बनी है तो हमें यहाँ पे फॉलो अप कैंडल कहाँ मिलती है ये हमें देखना है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर फॉलो अप ऊपर की तरफ मिलता है यानी तेज़ी, और ये तेज़ी कहाँ तक हो सकती है, फिर ये तेज़ी 16,500 तक एक्सटेंड हो सकती है, जो मैंने पिछली बार 16,400 तक बात करी थी, और 16,500 से फिर से गिरावट हो सकती है, ये ध्यान रखें। इसके अंदर में कोई चेंज ऑफ व्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नीचे की बात करूँ कि नेगेटिव ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है, देखिए नेगेटिव अगर ओपनिंग होती है तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है जो कि एकदम एट द टॉप बनेगा, और अगर एट द टॉप बनेगा तो गिरावट शार्प होगी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, क्योंकि अगर इवनिंग स्टार बनेगा इसका मतलब बेयरिश है और गिरावट फिर से होगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, या तो एक रीटेस्ट करेगा जो कि लगभग हम अगर देखें हमारा लेवल है 15,950, और दूसरा है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, जो कि फेल होने से 15,900 के नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके लिए ख़राब हो सकती है, लेकिन जो मेजरली मुझे 15,950 अगर रीटेस्ट होता है तो बहुत ही अच्छा मौका फिर से आपको सारे स्टॉक्स के अंदर में री एंट्री का मिलेगा, और यहाँ से फिर से अच्छी तेज़ी के साथ में जो 17,500 का टारगेट हम नेक्स्ट 3 महीने में ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये रीटेस्ट अगर करके निकलता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि रीटेस्ट हो सकता है, और इसमें कोई भी हमें चिंता करने की बात नहीं है। मार्केट में विदाउट रीटेस्टिंग कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है, और रीटेस्ट करके अगर रिवर्स करता है तो बहुत ही सस्टेनेबल बेसिस पे तेज़ी देखने के लिए मिलती है। तो कल का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव या पॉजिटिव ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव अगर ओपन होता है तो मोर और लेस मुझे लगता है कि 16,450 हाई देखने के लिए मिल सकता है, और नीचे में आपको 16,250, ये 200 पॉइंट की रेंज आपको देखने मिल सकती है। अगर एक्सटेंड होता है तो मैक्सिमम 16,500, लेकिन ये थोड़े से चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम साइडवेज की बात करें कि अगर मार्केट साइडवेज होता है, कहीं आपको कोई ट्रेंड देखने ना मिले, तो आपको 16,200 से लेकर 16,350 जो आज का हाई बना है इसी रेंज में दिखाई देगा। और अगर हम बेयरिश रेंज की बात करें कि अगर मार्केट बेयरिश रहता है तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से बेयरिश होता है तो आपको नीचे 16,150 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और ऊपर में 16,300 तक का मैक्सिमम लेवल ही आपको देखने मिलेगा। नेगेटिव ओपनिंग होने पर ऐसा हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए आज गिरावट बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखूँ तो ये मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। जो यहाँ से रिवर्सल हुआ है, मैंने सारे लीड्स यहाँ से निकाले और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है कि यहाँ से फिर से तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है। अगर यहाँ से गिरावट भी होती है तो 35,400 तो आपका डेफिनेटली एक इमीडिएट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से अच्छी तेज़ी बहुत ज़बरदस्त देखने मिलेगी, और कंजेशन जोन ऊपर में है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं हो रहा है, जो जहाँ से रिवर्स होना चाहिए, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वैसा ही हो रहा है। इसलिए मुझे अभी तक बिल्कुल ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। डेफिनेटली स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट है, बट सिर्फ उसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल मार्केट वाइड में आपको पैनिक जैसी सिचुएशन दिखाई देगी, और ऐसा होता ही है। और मैंने कई बार कहा है कि हायर लेवल्स पे थोड़ा सा माल आपको चिपकाया जाएगा, तो वो कौन सा माल चिपकाया जाएगा जो ख़राब होगा। तो अदरवाइज़ आपको अच्छे माल अपने लेके रखा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घटिया क्वालिटी के स्टॉक्स हटा दीजिए पोर्टफोलियो से, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रखिए, उन्हीं में ट्रेड कीजिए, उन्हीं में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपके लिए और हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। जनरली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी सोच ये रहती है कि 1 रुपये 2 रुपये का स्टॉक ले लेंगे तो शायद ये मल्टी बैगर हो जाएगा, 10 20 50 100 1000 रुपये तक का स्टॉक हो जाएगा, पर ऐसा असलियत में होता नहीं है। अनटिल अनलेस उसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों। अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हों और उसमें चेंज आ रहा हो, ग्रोथ आ रही हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे सालों से अगर कोई कंपनी 1 या 2 रुपये पर ट्रेड करी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको वहाँ पे कुछ भी टारगेट्स आते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर वहाँ पे फ्रेश डेवलपमेंट्स है, उस स्टॉक में या उस कंपनी में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है या फिर ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली आप उन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। बट एक अभी हमारा यही होना चाहिए कि ऐसी गिरावट के अंदर में हमारा एक ही काम होना चाहिए, घटिया स्टॉक्स यानी जो कम अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं या ख़राब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं उनको हम निकाल के फेंक दें।
तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में 35,400 इमीडिएट सपोर्ट है, इसलिए मेरे लिए बुलिश लेवल्स की पहले मैं बात कर लेता हूँ। अगर कंटिन्यू रहता है पैटर्न तो आज का जो क्लोजिंग है 35,834, तो 35,800 आपका इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में 36,400 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बुलिश लेवल 35,800 से 36,400। साइडवेज अगर मार्केट रहता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने नहीं मिलती है, तो आज का लो और हाई ही मार्केट में काम करेगा। और आज का हाई है 36,115, जो कि हम 100 पकड़ सकते हैं, और नीचे में 35,600। ये 500 पॉइंट की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। रेदर मुझे लगता है कि ये ही साइडवेज रेंज ठीक दिखाई देगी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बियरिश रेंज की, मान लीजिए अगर छोटी सी गिरावट होती है, तो यहाँ पे आपको 35,400 से लेकर ऊपर में 35,900, ये एक रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज ही रह सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव का बायस अभी मेरे लिए बना हुआ है। बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर रीड करें तो 16,300 क्लियरली एक फाइटिंग लेवल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आज फ्रेश कोई मेजर रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए नहीं देखा है हमने, और ऊपर में कोई नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट ज़रूर बनते हुए नज़र आया है 16,200 पे। तो सारा खेल जो है वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है, और आज का जो रेजिस्टेंस इमीडिएटली नहीं बना है वो कहीं ना कहीं कंसर्न डोजी से रिलेटेड ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो नीचे में बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट बना हुआ है इन कंपैरिजन टू ऊपर के अंदर में रेजिस्टेंस। तो देखिए आज रेजिस्टेंस नहीं बना है बहुत ज़्यादा, और मैंने कल भी ये नोटिस किया था कि मार्केट में गिरावट तो नहीं होगी, तेज़ी हो या ना हो, ये एकदम कल क्लियरली दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नीचे पुट्स की ओआई थी तो मुझे तेज़ी के संकेत तो बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, चाहे गिरावट हो या ना हो, ये एक क्लियर कट साइन था। इसीलिए मैंने बिल्कुल भी आज पैनिक नहीं किया। डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था वो नेगेटिव था, बट फिर भी अगर मैं देखूं तो मुझे एटलीस्ट इंडाइसेस में तेज़ी ज़रूर नज़र आ रही थी। और स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड करना पड़ेगा, जिनके अंदर तेज़ी होगी उन्हीं में रहना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और यही पर्पज़ है हमारा निफ्टी 50 को बार बार हर दिन डिस्कस करने का। खैर आगे बढ़ता हूँ, और रेजिस्टेंस अगर देखें तो कुछ खास मेजर रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रहा 16,300, यानी कल अगर कोई गैप अप होता है तो शॉर्ट कवरिंग फिर से होते हुए नज़र आएगी, और कल इमीडिएटली शॉर्ट्स आपको बनते हुए शायद ना दिखाई दें और आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल जाए। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, और क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी जो रिस्क है वो ओवरनाइट नहीं ले जा सकते। अब कल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एमपीसी की मीटिंग है। अब एमपीसी के अंदर में सबको पता है कि न्यूट्रल स्टांस ही आने वाला है, बट मेजर है कि कोई कमेंट्री में बदलाव। अगर वहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन के डेटा को लेके कुछ अच्छा बोल जाते हैं तो हो सकता है कि उसको डिस्काउंट कर लिया गया हो मार्केट के अंदर में जो ऑलरेडी तेज़ी हुई है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई नहीं है जो जितनी हमें दिखाई दे रही है। इसलिए बेटर रहेगा कि आप न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करें, ना शॉर्ट करें ना लॉन्ग, अवॉइड करें कोई भी इंडेक्स में लॉन्ग या शॉर्ट, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बैंकिंग के अंदर में जो होना था मुझे लगता है लगभग हो चुका है, तो आप वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर फोकस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्रेसिवली शॉर्ट्स बने हैं 36,000 पे, और इसके नीचे अगर देखें तो कुछ शॉर्ट्स नहीं है, ऊपर में शॉर्ट्स बने लेकिन काफ़ी स्कैटर्ड है और 500 पॉइंट ऊपर ही लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर मुझे डेटा दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस में देखें तो क्यूमुलेटिवली 36,500 पे बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कोई लॉन्ग्स नहीं है। 36,000 पे लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी अवेलेबल है। डेफिनेटली 36,000 के ऊपर निकलने से फिर से शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव होती है और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से होती है, तो ये पॉसिबल है। और आज अगर देखें तो मेजर अगर आप ऊपर में फिर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितनी लॉन्ग्स एडिशन शॉर्ट एडिशन हुए, 20,000 आज शॉर्ट ऐड हुए हैं और लगभग 6,000 आज लॉन्ग ऐड हुए हैं। और क्यूमुलेटिवली देखें तो पहले कितने थे, पहले शॉर्ट जो थे वो 10,000 थे, क्योंकि अभी आपको 33-32,000 दिखा रहे तो मान लीजिए 12,000 थे। और अभी आपको अगर देखें तो पुट्स दिखा रही है 20,000 के आसपास, जो कि पहले थी 14,000, यानी पहले पुट्स ज़्यादा हेवी थे। तो अभी वापस ये रिकूप कर सकते हैं और आज की ये पोजीशन बनी है तो कल चेंज भी हो सकती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना रहें मार्केट को लेके, मेरा यही आउटलुक है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्लियरली मेरा सेल का ही व्यू था 706 के एसएल के साथ में, और अगर 706 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे लॉन्ग का व्यू बन जाएगा। ये क्लियर में मैंने बताया आपको। अगर आप चाहें तो स्टॉक को भी एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट्स के अंदर कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा एक बार स्टॉक को अवॉइड किया जाए।
ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखें तो यहाँ पे कप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आज डेफिनेटली गिरावट हुई लेकिन वापस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा भी व्यू इसमें बुलिश है। 1204 या 1200 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं ऊपर 1300 1350 तक के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक की बात करें तो अभी मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे भी न्यूट्रल है, हालांकि मेरा सपोर्ट जो है 740 का है। आज अगर बैंकिंग की सेलिंग देखी जाए तो उसमें कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं देखने मिला और ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिखाई ही दे रहा था। तो मेरा व्यू यही है, जिनके पास पोजीशन से 740 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं और 760 के बाद में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व के अंदर में जो अपने ब्रेकआउट लेवल को वो रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए फिलहाल 13,800 के आसपास आए तो बाय बनेगा, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। बजाज ऑटो के अंदर में थोड़ा सा साइडवेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी दोनों ही दिखाई दे रही है। 3800 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहें पोजीशंस के अंदर में। 3800 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें, तेज़ी बनेगी तो 4000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पोजीशन के बीच में खड़ा हुआ है तो बेटर रहेगा, अवॉइड करें। बंधन बैंक में लोअर लेवल से शार्प बाउंस देखने मिला, एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। मेरा कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। भारतीय एयरटेल के अंदर में डोजी का आज एक फॉलोअप मिलते दिखाई दिया, एक 620 तक की स्पाइक देखने के लिए मिली आपको। 600 का हमारा टारगेट था वो भी अचीव हुआ और इसके ऊपर के लेवल्स की हम बात कर रहे थे उसके ऊपर भी गया। अब क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें और एक बार एग्जिट कर सकते हैं आप स्टॉक के अंदर में। फिर थोड़ा साइडवेज दिखाई दे रहा है, हो सकता है साइडवेज हो या वापस आज का जो हाई है उसी को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज कोई बहुत मेजर व्यू नहीं है। 590 का सेल रखें। BPCL साइडवेज है, इसको एक्यूमुलेट करने का व्यू है, कोई बाय या सेल एग्रेसिवली नहीं है। ब्रिटानिया के अंदर अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, 3700 का हमारा टारगेट था, 3500 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें। सिप्ला के अंदर तेज़ी ज़रूर देखने मिली है, 940 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको पार करने की कोशिश की है। वॉल्यूम है, हाई वेव कैंडल है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें, नो बाय नो सेल। कोल इंडिया की बात करें तो 140 के एसएल के साथ में बने रहें। पहला टारगेट 148, दूसरा 152, 156, 160, 164 का। डिविस लैब में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है 4800, बाकी 5000 और मुझे लगता है धीरे धीरे स्लोली वापस ऊपर मूव करेगा। 4800 के एसएल के साथ में बने रहें, फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है। ग्रासिम की बात करी जाए तो हमारा यहाँ पे जो व्यू था, आज देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है, डोजी बनी है। कल अगर नेगेटिव खुलता है तो स्टॉक को एग्जिट कर लें, पॉजिटिव खुलता है तो बने रहें स्टॉक में। HCL टेक के अंदर में 1040 का पहला टारगेट था, इसके बाद में 1100 तक के लेवल्स की बात करिए, आज 1073 का हाई बना है। मुझे लगता है पोजीशंस आपको होल्ड करनी चाहिए, करंट लेवल्स पे एसएल रहेगा 1020 का। HDFC के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, 2600 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री करें, वापस तेज़ी आपको 2700 2800 तक के लेवल्स दिखा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 2560 का। HDFC में देखें तो 3 दिन से गज़ब लोअर लेवल से रिबाउंड देखने के लिए मिला है, बट हालांकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ स्टॉक के अंदर में, और मुझे लगता है कि अभी स्टॉक के अंदर में जो तेज़ी बनी थी वो 1500 तक ही सीमित थी, जो आज हमने देख लिया है। बेटर रहेगा वह स्टॉक को अवॉइड करें। HDFC लाइफ के अंदर कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर व्यू नहीं बन रहा है। जिस तरीके से लोअर लेवल से रिबाउंड हुआ है वैसा लग रहा है कि लगभग 2760 का पैसल रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तेज़ी थोड़ी बहुत बनेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 2880 तक की। हिंडाल्को में आज लोअर लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग आते हुए दिखाई दी है, थोड़ा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत जल्दी मिलेगा। लोअर लेवल से जो रिबाउंड है वो क्लियर कट शो कर रहा है कि 440 का एसएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 440 के एसएल के साथ में बने रहें, स्टॉक के अंदर में तेज़ी आपको देखने मिलेगी 460, 480, 500 तक। HUL में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, और स्टॉक को अवॉइड करेंगे। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। अगर यहाँ पे देखो तो पियर्सिंग कैंडल बेयरिश देखने के लिए मिल रही है तो बेटर रहेगा वह स्टॉक को अवॉइड करें और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएँ। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बन रहा है, क्योंकि नीचे से एक हैमर बनते हुए नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, या शूटिंग स्टार भी आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है, वापस से रिवर्सल हो सकता है। 46 के एसएल के साथ में बाय करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 50-52 के। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने मिली। लास्ट डे हमने 1050 का हाई देखा और आज हमने 997.7 का लो देखा, क्लोजिंग देखी 986 का लो है। बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें, कोई बाय सेल ना करें। इन्फोसिस की बात करूं तो कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। IOC की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होते हुए नज़र आ रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। हालांकि 102.5 एक एग्रेसिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता तो गिरावट होगी, नहीं तो फिर से एक रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं।
आईटीसी में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली 204 के एसएल के साथ में। कल हमने होल्ड करने का व्यू लिया था और आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये तेज़ी थोड़ी सी और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है 220 225 तक, वहाँ तक पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में 780 तक के टारगेट्स हैं, 780 और उसके ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। जिनके पास पोजीशंस है 755 के एसएल के साथ में, 748 के एसएल के साथ में बने रहे पोजीशंस। कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा खासा रिवर्सल लोअर लेवल से देखने मिला, बट अभी भी मैं स्टॉक के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। एल&टी अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड कर पा रहा है, सिर्फ ये देखना है कि 1640 कल ये ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ये 1600 के नीचे जाता है तो फिर से रिस्क हो सकती है, इसलिए बेटर रहेगा 1600 के एसएल के साथ में होल्ड करें। 1640 का फ्रेश ब्रेकआउट और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। मारुति में थोड़ा बेरिश सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि गिरावट 6800 तक आपको एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। आपका मुझे लगता है जो ओवरऑल एसएल बन रहा है 7200 का, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, सोच समझ के पोजीशंस बनाएं। एम&एम के अंदर में हायर लेवल से फिर से गिरावट होते हुए नजर आ रही है, हालांकि गिरावट मुझे लिमिटेड दिखाई देती है 750 तक। 750 या 745 के आसपास से फिर से रिवर्सल होते हुए नजर आएगा, तो वहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं। जिनके पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं उसके आसपास कवर कर लें, वापस रिवर्सल देखने मिलेगा तो फिर से 770 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नेस्ले इंडिया में 18,000 का एसएल रखें और ऊपर में टारगेट बन रहे हैं 19,000 तक के। एनटीपीसी में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। ओएनजीसी में अगर देखें तो 115 का एसएल रखें और यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पैटर्न बिगड़ते हुए नज़र आ रहा है, तो 115 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखें। पीएनबी में बहुत ही शार्प गिरावट 3 दिन से देखने मिली है और मुझे लगता है इसने जो ब्रेकआउट किया था एक अपने चैनल का, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेंड लाइन से जो बाउंस लिया था, फिर से रीटेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल के चांसेस बने। 38 के एसएल के साथ में बाय करके चलना चाहिए, ऊपर में टारगेट 42 के। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे पोजीशंस बनाए रखें 172 के एसएल के साथ में, 180 184 188 तक के टारगेट के लिए। आरबीएल बैंक में मैंने कल क्लियरली कहा था कि आप शॉर्ट्स जो है वो एग्जिट कर लें। आ जाए अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट सारे टारगेट 170 तक के भी अचीव होते हुए नजर है। 175 का लो बना और रिवर्सल पे 182, यहाँ पे एक रिवर्सल का क्लियर कट साइन है, बाय करके चलना चाहिए। 178 के एसएल के साथ में तेज़ी में 190 195 देखने मिल सकते हैं। रिलायंस में कल मैंने क्लियरली कहा था कि एक अच्छी खासी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगी और मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है ये और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। कल अगर 2150 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो बाय करें। 2120 के एसएल के साथ में तेज़ी बनेगी 2280 तक की। एसबीआई लाइफ के अंदर शार्प तेज़ी देखने मिली थी, एक गैप अप देखने मिला, फिर एक अच्छी खासी बिकवाली और मेजरली ब्लॉक डील के कारण ऐसा होते हुए नजर आया, इसलिए मेरा भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। एसबीआई में देखें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आइडिया की न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर मैं सेलिंग देखूं तो ये सेलिंग कुछ भी नहीं है। 440 हमारा ब्रेकआउट लेवल था, मुझे लगता है शायद उसने आज ही टेस्ट कर लिया है। अगर कल पॉजिटिव खुलता है तो पोजीशंस को 438 के एसएल के साथ में होल्ड करें, इसके नीचे निकलता है तो ही एग्जिट करें। श्री सीमेंट्स की बात करें तो 29,000 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 28,500 के एसएल के साथ में बने रहे पोजीशंस में 30,000 और 31,000 के टारगेट के लिए। सन फार्मा में देखें तो आज एक यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडलस्टिक बनते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहें और कुछ नहीं है। 775 का एसएल रखें और अगर यहाँ से इमीडिएटली पॉजिटिव खुलता तेज़ी बनती है तो यहाँ से 850 के टारगेट बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 740 का। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में मेरा भी वही व्यू है, 300 का एसएल रखें, शॉर्ट का ही व्यू है। टाटा स्टील के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दे रही है, स्टॉक 1500 की तरफ मूव कर रहा है, हो सकता है इसके ऊपर के लेवल्स भी आपको दिखाई दे, लगभग 1550 1600 तक के करंट लेवल्स पे एसएल रहेगा 1440 का। टीसीएस में बहुत ही अच्छी तेज़ी आज देखने मिली, फिर भी जो क्लोजिंग है वो फ्लैट होते हुए नजर आई है। मेरा एसएल रहेगा 3250 का, 3250 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। टेक महिंद्रा में फ्रेश तेज़ी बनते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है ये तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है, लगभग आपको 1320 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं करंट लेवल से। 70 रुपये ऊपर दिखाई देते हैं टारगेट। 1320 के टारगेट के लिए 1210 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। टाइटन में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद में फिर से रिवर्सल देखने मिल रहा है, हालांकि मेरा कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। यूपीएल में 750 तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है। यहाँ से अगर रिवर्स करता तो फिर से तेज़ी बन सकती है, लेकिन अभी कोई मेजर बाई का व्यू नहीं है। शॉर्ट कर सकते हैं या जिन्होंने शॉर्ट किया वो यहाँ पे कवर करके 760 के नीचे फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। विप्रो में आज अच्छी तेज़ी देखने मिली, 614.50 का हाई देखने मिला और क्लोजिंग 600.9 शूटिंग स्टार बनते हुए देखा है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को एक बार अवॉइड किया जाए। अगर तेज़ी बनती है तो डेफिनेटली करेंगे, अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो क्लियरली एग्जिट हो जाएंगे स्टॉक से। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।